गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम सेक्शन पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का सेक्शन नंबर 2। हमने 2(1) से लेके 6 तक की डेफिनेशन देखी थी कि कौन सी डेफिनेशन डिफाइन हो रही है, बायर कौन है, सेलर कौन है, डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरेबल स्टेट क्या है। अब हम 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 क्लोज के 7 के बारे में। 2 6 तक हम देख चुके हैं डेफिनेशन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 2 7 की, यानी कि गुड्स यानी कि माल। पढ़ क्या रहे हैं हम? माल विक्रय अधिनियम, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो गुड्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, गुड्स का, गुड्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, उसकी हम बात करेंगे। तो गुड्स क्या है, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे जो बेयर एक्ट के अंतर्गत दी गई है कि क्या कहा गया है गुड्स के बारे में। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि चल संपत्ति, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, यानी कि दो क्या हो गए, अपवाद हो गए। कौन सी काइंड, कौन सा होना चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि चल संपत्ति, अदर देन एक्शनेबल क्लेम नहीं होना चाहिए, और नहीं वो मनी यानी कि जो धन है, धन। और एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग है वाद योग्य दावे। तो वाद योग्य दावे और मनी को छोड़कर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको गुड्स में शामिल किया जाता है। तो किसका बायर और सेल किसका होता है, क्रय और विक्रय? मूवेबल प्रॉपर्टी का, अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी। अब क्या क्या इसके अंतर्गत शामिल है? एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर शामिल है, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि जो खड़ी फसलें हैं, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale। स्टॉक आ गए, शेड्स आ गए, खड़ी फसलें आ गई, अन्य जो भी थिंग्स है, वस्तुएं हैं जो क्या है, भूमि के पार्ट है, लेकिन कब इनको माना जाएगा? जब विक्रय कर रहे हैं हम, या विक्रय का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ है, उसके अंतर्गत उसको क्या कर दिया गया है? भूमि से उसको अलग कर दिया गया है, सेवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से यदि इनको अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है तो यह माल शब्द में शामिल किए जाएंगे, गुड्स शब्द में शामिल होंगे। तो ओवरऑल क्या मीनिंग निकल रहा है कि सब प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, गुड्स के अंतर्गत आएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, दो चीज़ें शामिल नहीं होगी, एक्शनेबल क्लेम और मनी। और जो खड़ी फसलें हैं, उग रही फसलें हैं, घास है, भूमि के नीचे ऊपर की जो ज़मीनें जुड़ी हुई है, जिनका बेचना क्या कर दिया गया है, तय कर दिया गया है, तो वह भी क्या मानी जाएगी, माल की जाति में माना जाएगा। जो कोर्ट है उन्होंने भी काफ़ी जो समय समय पर जो भी केस लॉ जाते रहते हैं उनके आधार पर कुछ थिंग्स डिसाइड भी की है, वस्तुएं, कि यह कोर्ट की श्रेणी में आएंगी। जैसे कि GL कुलकर्णी वर्सेज स्टेट AIR 1975 में MP का जो हाई कोर्ट है, वहाँ का जो धातु और जो पत्थर हैं वह भी क्या है, माल सब की श्रेणी में आएंगे। पार्टनर्स है उसमें उसका हित है फर्म में, वह भी क्या आएगा, माल शब्द में शामिल किया माना जाएगा। प्राकृतिक या कृषि उपज जैसे हम पढ़ चुके हैं, फल है, फूल है, सब्जियां हैं, या भवन में लगी जो वस्तुएं हैं, खड़े पेड़ है, लेकिन क्या होना चाहिए, सेवरल कर लिया उनको भूमि से पृथक किए जाने का, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंतर्गत अलग करने का करार कर लिया गया होना चाहिए। शेयर की बात हमने पढ़ी तो हरीश वर्सेस वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 1906 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंश जो आवंटन से पहले हो या चाहे बाद में हो, जो एलोकेशन किया है चाहे पहले हो या बाद में हो, माल सब की श्रेणी में आएंगे। आवंटन के बाद के जो ऋण पत्र हैं वो भी हैं। पुरानी मुद्रा या पुराने नोट जो अब चलन में नहीं है, मनी का मतलब क्या है, जो करेंसी है जो वर्तमान में क्या करती है, धन के रूप में काम आती है, जिसको चुका कर क्या करता है, किसी वस्तु का मूल्य चुकाया जाता है, वह धन में आती है। जो पुरानी मुद्रा या नोट है जो अब चलन में नहीं है तो वह भी क्या माने जाएंगे। ये नहीं कि धन का जो पुराना धन है, जो पहले सिक्के थे जो अब नहीं चल रहे हैं, तो वह क्या है, धन की श्रेणी में नहीं आएंगे, तो वह माल शब्द में आएंगी। विदेशी मुद्रा है, पुरानी या चलन वाली दोनों, ख्याति है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, किसी का पेटेंट है,
पानी है, विद्युत गैस, न्यायालय ने यदि कोई डिक्री जारी कर दिया गया है, सीडी पर जो बेची जाने वाली कोई भी सामग्री है, तो ये सारे क्या आएंगे, गुड्स शब्द के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक कि शरीर से जुड़ी हुई जैसे वस्तुएं हैं, बाल है, सूखी हड्डियाँ, खून, मूत्र आदि को भी क्या है, माल माना जाने लगा है। यह भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत गुड्स की श्रेणी में आने लगे हैं, लेकिन जो मानव अंग है उनको माल नहीं माना जाता। लॉटरी का जो टिकट है वह भी माल विक्रय, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, उसको क्रय और विक्रय उसका किया जा सकता है। तो ओवरऑल क्या क्या मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन दो चीज़ें नहीं हों, अनियोज्य दावा और धन से भिन्न होनी चाहिए। दिमाग में ये कि जो पुरानी मुद्रा है वह क्या है कि गुड्स में शामिल होगी, वह धन शब्द में शामिल नहीं है। अब बात हो रही है कि हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी वस्तु माल नहीं है, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक्शनेबल क्लेम्स क्या है और भारतीय मुद्रा क्या है। तो एक्शनेबल क्लेम का मैं पहले का साधारण अर्थों में हम समझे कि कोई ऐसा अधिकार है जिस अधिकार के हित काम अंतरण किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकते। उस अधिकार के लिए, उस ऋण के लिए, उस धन की वसूली के लिए, हित या हिस्सा प्राप्त करने के लिए मैं क्या हूँ, स्वयं ही न्यायालय में जाने का हकदार हूँ। एक ऐसा हक जो मैं किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसको जो एनफोर्स करवाना है तो वह बंदा स्वयं ही कर सकता है। तो वह क्या माना जाता है, वाद योग्य दावा। अब हम पढ़ते हैं, वाद योग्य दावों से तात्पर्य उन अधिकारों से, किन अधिकारों से, जिन्हें न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके या आप एनफोर्स करवा सकते हो। अब ये अधिकार क्या है, किसी व्यक्ति से ऋण के लिए, धन की वसूली करने के लिए या कोई चल संपत्ति में हित या हिस्सा प्राप्त करने के लिए ही हो सकते हैं। क्या हो गया, किसके लिए, ऋण सेकंड धन की वसूली करना या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी में हित या हिस्सा प्राप्त करने के हो सकते हैं। ऐसे अधिकारों को आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बल्कि स्वयं जो हितधारी है, स्वयं जो अधिकारी है वही क्या कर सकता है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके इन्हें प्राप्त करना होता है। तो इनका विक्रय संभव नहीं है, इसलिए माल शब्द में शामिल नहीं है, क्योंकि माल शब्द में क्या हो रहा है, उस वस्तु का क्रय और विक्रय होता है, लेकिन ये विक्रय के योग्य नहीं है। सेकंड बात आ रही भारतीय मुद्रा, वही भारत में चलने वाली मुद्रा, लीगल टेंडर मनी माल नहीं है। माल में जो अनुबंध का जो प्रतिफल यानी कंसिडरेशन क्या होता है, वो मुद्रा में मनी में ही होता है, तथा मुद्रा को विक्रय की वस्तु नहीं माना जा सकता है। कुछ न्यायालयों ने यह भी निर्णय दिया है, जैसे मैंने पढ़ा था कि आवंटन से पूर्व ऋण पत्र माल नहीं होता, कोई सेवाएं हैं वो अचल संपत्ति भी माल नहीं होते। तो अलग अलग जो कोर्ट ने हमने कंसेप्ट समय समय पर दिए हैं। तो ये हो गई गुड्स की परिभाषा, जो हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे तब दिमाग में रहेगा कि माल एक्चुअल में क्या होता है, गुड्स की क्या डेफिनेशन है। माल की क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स भी है, जैसे विद्यमान माल क्या है, यानी कि एग्जिस्टिंग जो है, स्पेसिफिक गुड्स क्या है, फ्यूचर गुड्स हमने पढ़ चुका है। तो विद्यमान के बारे में क्या है, जो ऐसा माल है जो क्या है, विक्रय अनुबंध के समय विद्यमान है, जब हम एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं उस समय अस्तित्व में, तो वो क्या हो गया, विद्यमान माल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी शोरूम या दुकान में कोई भी प्रदर्शित संपूर्ण माल क्या है, विद्यमान माल होता है, क्योंकि जैसे ही हम पेमेंट करेंगे वो माल आपके पास आ जाएगा। स्पेसिफिक में क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि जिसे विक्रय अनुबंध करते समय हमने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया गया, पहचान लिया गया है, क्रेता उस चीज़ को जानता है। जो 2:14 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो एक शोरूम में खड़ी 10 कारों में से मैंने क्या कर लिया, एक कार को खरीदते हुए पसंद कर ली, तो ये पसंद की गई कार स्वयं में क्या हो गई, स्पेसिफिक गुड हो गई। निश्चित माल क्या होगा कि अलग अलग ब्रांड एक दुकान पे जा रहे हैं, अलग अलग ब्रांड दिए गए हैं, अलग अलग डिज़ाइन है, जैसे टीवी के रखे हुए हैं, तो मैं एक टीवी की ओर संकेत करने का प्रस्ताव बताता हूँ और वो खरीदने का चाहता हूँ। तो क्या होगी भाई, 10 है तो मेरे को तो भाई वाइट कलर की ये पसंद आ रही, तो मैंने वाइट कलर ले ली, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए सर्टेनिटी हो गई। तो इसी प्रकार भावी माल है, विक्रय माल है, तो ये माल की कुछ कैटेगरी भी डिसाइड, क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो ये गुड्स के बारे में होगी जानकारी। अगली क्लास में भी हम डेफिनेशन क्लोज ही पढ़ेंगे आगे वाला। तब तक के लिए थैंक यू।